शरद कोकास का अभिवादन। क्या आपने पृथ्वी पर रहने का किराया दिया है? पृथ्वी पर रहने का किराया, यह शीर्षक आपको बड़ा अजीब सा लग रहा होगा। आपने तो जमीन पर अपना घर या फ्लैट बना लिया है, या तो खरीद लिया है या किराए से लिया है। किराया अदा उसका करते हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं पृथ्वी पर, लेकिन पृथ्वी का किराया, ठीक है, आपने कीमत या किराया अदा कर दिया, लेकिन आपसे पहले जो मालिक था उसने किसको किराया दिया? आप कह सकते हैं कि उसने अपने से पहले वाले को दिया हो, और उससे पहले यानी कि सबसे पहले जिसने उस जमीन पर अपना मालिकाना हक जताया, उसने किराया किसको दिया? आखिर ये पृथ्वी या ये जमीन उसने तो नहीं बताई थी। आप सोच रहे होंगे बड़ा अजीब सा सवाल है, पृथ्वी तो हमारी संपत्ति है, उसका किराया हम क्यों दें? खैर छोड़िए, आपसे एक सवाल पूछता हूँ। कोई मकान किराए पर लेने से पहले हम उसके बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं या नहीं? और मकान खरीदने से पहले तो हम हमेशा जानना चाहते हैं कि इसका मालिक कौन है, या जमीन खरीदने से पहले हम ये जानना चाहते हैं कि वो जमीन किसकी है, उसके ठीक ठाक कागजात हैं या नहीं। और हम इस बात के प्रति आश्वस्त हो जाना चाहते हैं कि कहीं हम ठगे तो नहीं जा रहे। पता चला कि जो जमीन या मकान हम खरीदने जा रहे हैं वो किसी झगड़े में है। सही बात है भाई, आखिर जमीन या मकान का पैसा दे रहे हैं, जमीन या मकान ही नहीं, छोटी से छोटी वस्तु हम खरीदते हैं या किराए पर लेते हैं तो उसके बारे में जानना चाहते हैं कि उसे किसने बनाया, उसका ब्रांड क्या है, वो कहाँ पर बनी है, उसका कीमत कितनी है, किराया कितना है, इसके अलावा यह भी कि वो हमारे काम की है या नहीं, वगैरह वगैरह। तो फिर हम यह क्यों नहीं जानना चाहते कि जिस पृथ्वी पर हम पुरखों के जमाने से रह रहे हैं वो कहाँ से आई? भाई चीज तो फैक्ट्री में बनती है, लेकिन पृथ्वी कहाँ पर बने? आप कहेंगे कि हम पृथ्वी खरीद थोड़े रहे हैं, या हमने इसे किराए पर थोड़ी लिया है, तो फिर हम करेंगे क्या जानकर? हमने तो जन्म लेना था इस धरा पर, हमने ले लिया और बस गए। बिल्कुल सही बात। जो चीज मुफ्त में मिल रही हो या जिसके लिए किराया ना देना पड़ रहा हो उसके बारे में क्या पूछना। कहीं से भी आई हो पृथ्वी, कोई भी हो इसका मालिक, हमने तो माले मुफ्त समझकर इसे टुकड़ों टुकड़ों में बांट लिया। जो दिमाग से चालाक उसका हिस्सा उतना बड़ा। अभी आप देख रहे हैं रूस और यूक्रेन में लड़ाई चल रही है जमीन के लिए। जो बड़ा जमींदार उसके पास सैकड़ों एकड़ जमीन हो, जो सीधा साधा गरीब उसके पास कुछ नहीं। कुछ लोगों के पास बड़े बड़े कारखाने, फैक्ट्रियां, और कुछ लोगों के पास अपनी जमीन का एक टुकड़ा तक नहीं। तो जो बड़े बड़े देश हैं वो भी इसी तरह से युद्धों में लगे रहते हैं। वो कहते हैं कि हमारा कश्मीर, हम कहते हैं हमारा कश्मीर। अब कश्मीर का मतलब कश्मीर का आसमान नहीं, आसमान तो सबका है, उसका मतलब वहां की जमीन। और जमीन भी इसलिए कि वहां पर होने वाली वस्तुओं का हम दोहन कर सकें। हमारे एक मित्र हैं सियाराम शर्मा जी, वो जब कुवैत और अमेरिका का युद्ध चल रहा था तो उन्होंने कहा कि भाई कुवैत पर अमेरिका का हमला सिर्फ इसलिए किया गया है कि वहां पर बेशकीमती तेल हो। फर्ज कीजिए वहां आलू होता तो क्या अमेरिका हमला करता? बहरहाल ये बातें चलती रहेंगी। हम शुरुआत करते हैं कि इस धरती पर हम कैसे बसे, कैसे हमने मकान बनाया। और वसुधा जी से मैं जानना चाहता हूँ, वसुधा जी के पास बहुत अच्छे अनुभव हैं उनके घर के, उनके पिता के घर के। तो वसुधा जी आपका स्वागत है, चलिए बताइए कुछ इस बारे में। धन्यवाद शरद जी। और मैं कोइंसिडेंटली फॉर्चुनेटली मैं बोल सकती हूँ कि आज मैं उसी घर में हूँ जिस घर के बारे में बात करना चाहती हूँ। तो शरद जी, मैं अपने पापा के घर में, जो कि लखनऊ से 100 किलोमीटर दूर एक हरगांव नाम की जगह में है, एक छोटा सा कस्बा है, वहाँ पे हमारा घर जो पापा ने बनाया 65 साल पहले। उन्होंने छोटी सी एक जमीन लेकर के घर बनाने का एक सपना देखना शुरू किया जब वो मात्र 23 साल के थे, और उनको नौकरी करते हुए 2 साल हुए थे। तो वो नौकरी कर रहे थे, बस मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना अपना भी एक घर बनाया जाए। लेकिन तनख्वाह थी 180 रुपए। उस वक्त मकान का सपना ही लगा उन्हें। तो वो सपना सोच पाए, लेकिन उसको मूर्त रूप देने में उन्हें एक हिचक होती थी। लेकिन आप शरद जी उस जमाने की दरिया दिली लोगों की सोचिए कि उन्होंने अपने एक जानने वाले एक बुजुर्ग थे, उन्होंने बोला कि कैलाश, मेरे पापा का नाम है कैलाश नाथ मिश्रा, तो उनसे पूछा कि कैलाश क्या घर बनवाना चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि गुरुजी बनवाना तो चाहते हैं, जो भी थे बड़े बुजुर्ग थे, लेकिन पैसे नहीं हैं। तो वो बोले कि पैसे की क्या करते हो, तुम काम शुरू करो। और उन्होंने सोचे शरद जी, प्लॉट अपना दे दिया और बोला आप घर बनाना शुरू करो, पैसे की बाद में देख लेंगे।
हाँ जी। और पापा ने उनको केवल 100 रुपए दिए और प्लॉट पे घर बनना शुरू हो गया। और ऐसे ही हुआ कि अच्छा। उनके पास पैसे नहीं होते थे। कभी कहीं से ईंटें लाने के लिए उनको किसी से बात किया तो बोले कि ईंटें लाने के पैसे नहीं हैं। तो लोगों ने तब के ज़माने में, पापा मुझे बताते हैं कि गधों की पीठ पे रखकर ईंटें ढोए जाते थे, ना कि ट्रॉली। ट्रैक्टर नहीं होता था, ट्रक अच्छा, नहीं अच्छा, होता अरे था। वाह! तो पापा बोलते हैं कि अपने एक उनके ही जानने वाले, एक हर गांव के ही थे, भट्ठा था उनका ईंटों का, उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ, घर बनना बीच में रुक कैसे गया? तो पापा बोले कि ईंटें नहीं हैं, खत्म हो चुके हैं और मेरे पास पैसे भी नहीं है। तो बोले कि तुम घर जाओ, बस तुम घर जाओ। तो बोले कि जब तक मैं घर आया तो देखा कि 10-12 गधे अपने पीठ पे ईंटें लेकर सवार घर के बाहर खड़े हुए थे। उन्होंने ईंटें डाल दिए। तो ऐसे करते करते दुनिया वालों की, उनके अच्छे सर्कल की वजह से, अच्छे लोगों के संपर्क में आने की वजह से हमारा जो घर है वो बन के तैयार हुआ। और आप देखेंगे, जो आपका टॉपिक है कि पृथ्वी पर रहने का किराया, तो इस चीज को मैंने सर शरद जी बखूबी जिया है कि मेरे पिताजी ने जो घर बनवाया है उसमें रहकर हमने पृथ्वी का किराया भरपूर दिया है। और भरपूर वाह! देने की अभी भी उसी मुहिम में है कि हमारा घर खेतों के बीचों बीच है। आप समझ लीजिए, चारों तरफ गन्ने के खेत और धान और गेहूं सब लगता है, पूरा खेत है ऐसे। और हमारे अपने घर में, इस घर में जब ये घर बनाया गया तो घर के बाहर 15 फीट का लॉन छोड़ा गया, बीच में आंगन, पीछे आंगन छोड़ा गया, जिनमें आप नाम लें और वो फल, आम, संतरा, अनार, अच्छा। अंगूर, लीची, शरीफा, आड़ू, सब चीजों के पेड़ भरपूर। और सोचिए, मेरी दादी पीछे वाले पोर्शन में मक्के की वाह, खेती वाह! करती थी घर में। और हमारा जो घर का ये जो गज़ब! बागवानी थी, वो पूरे मोहल्ले के लिए खुला था। ऐसा नहीं है कि केवल हम ही लोग इसका उपयोग करते थे। सारा मोहल्ला, पूरे मोहल्ले की पूजा के फूल हमारे घर के लॉन से जाते, सबके घर की सब्जियां, करेले, कद्दू, लौकी, तरोई, सब पूरे मोहल्ले में बंटती थी। और इतने बाहर पेड़ लगे हुए हैं, सब उसकी छाया में बैठने वाले लोग, वहां पानी पी के जाना, छाया में बैठना। तो मैंने अपने घर के मार्फत मैंने जिया है इस चीज को कि पृथ्वी का किराया देना हमारा फर्ज है। और मैंने सीखा है बचपन से यही कि आप पृथ्वी पर सिर्फ घर में सिर्फ आप रहते नहीं, पर्यावरण के प्रति, पृथ्वी के प्रति, एनवायरनमेंट के प्रति भी हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिसको हमें निभाते हुए ही किसी घर का सपना देखना चाहिए। और वही घर का सपना मैंने देखा और जिया भी है। वाह, वाह! ये बहुत अच्छी बातें आपने बताई और सचमुच ये बड़ा परिश्रम लगता है। और आपके पिताश्री आदरणीय कैलाश चंद्र जी को मैं नमन करता हूँ कि उन्होंने इतनी मेहनत से उस ज़माने में 180 रुपए तनख्वाह थी और जी, उसमें उन्होंने एक घर का स्वप्न देखा और उसे पूरा देखा, किया। हाँ, और न पूरा भी सिर्फ किया सीधे। पूरा किया और अपने आस-पास की ज़मीन पर वो पौधे उगाए। अभी जो ज़रूरत है वो यही है कि पर्यावरण को हम किस तरह से जीना चाहते हैं, क्योंकि पर्यावरण को हम नष्ट कर रहे हैं। आपने मुंबई की जी, चालें देखी होंगी या शहर की पुरानी बस्तियों में जर्जर मकान देखे होंगे। उनमें जो हम्म, लोग रहते हैं उनकी स्थिति हम समझते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो जब तक वो इमारतें जो हैं वो खाली नहीं होती, उनकी या उन्हें लोग खाली नहीं करते, तो दुर्घटनाओं में कई लोग दबकर मर जाते हैं। ये हम अक्सर सुनते हैं ना, वो बम्बई की चालों के बारे में, या वो बरसात हुई तो एक बिल्डिंग धराशायी हो गई। अब लेकिन हाँ, वो लोग करे भी क्या, उनके लिए कोई ठिकाना नहीं होता। सो जाएं तो जाएं कहाँ? पीढ़ियां बीत जाती हैं फुटपाथों पर रहते हुए और कुछ नहीं होता। वो जहां रहते हैं उस जगह का विनाश हो जाता है। तो हम जरा गंभीरता से सोचें कि हम लोग भी इस पृथ्वी पर रहते रहते धीरे धीरे पृथ्वी को क्या विनाश की ओर नहीं ले जा रहे हैं? जैसे बिल्कुल वो ले जा फ्लैट्स, रहे हैं। आपने हमारा बहुत आपने बड़ा नहीं देखा, योगदान है विनाशों में भी। आपके पापा ने जब वो मकान बनाया तो उसकी समय, आपने कहा ना 60 साल हो गए, तो समय हाँ जी, समय पर उसकी 65 साल। रिपेयरिंग करते होंगे। हाँ, 65 साल उसकी रिपेयरिंग करते होंगे, उसे ठीक करते होंगे। लेकिन इस पृथ्वी के लिए हम क्या कर रहे हैं बताइए? हम पृथ्वी की रिपेयरिंग कहाँ कर रहे हैं? हम तो बल्कि और उसे विनाश की ओर ले जा रहे हैं। संभव हाँ, है कि लाखों करोड़ों वर्षों बाद ये पृथ्वी रहे ही नहीं।
लाखों करोड़ों के, आजकल तो भविष्यवाणी होने लगी कि कुछ 1000 सालों बाद ही ये पृथ्वी समाप्त हो जाएगी। नहीं, और और हम टाइम क्या टाइम पे सोचते हम हैं? इसके ट्रेलर देख भी तो रहे हैं शरद जी। हाँ, ये दिखाते भी हैं, आजकल फिल्में भी बन रही हैं, भविष्य की फिल्में बन रही हैं। हम्म। तो अब ठीक है, हाँ। हम लोग लापरवाह हैं। हम सोचते हैं कि हमें क्या करना है, हमारी आने वाली पीढ़ियां जाने, हम तो चैन से रह लेंगे अपने जीते जी। लेकिन भाई इतना आसान हाँ। नहीं है। आधी रात को जब ये पृथ्वी हिलने लगती है, तब समझ में आता है कि हम्म। कहीं कुछ गड़बड़ है। कम पाते हैं तो लोग कैसे भागते हैं अपने घरों से निकलकर। आधी रात को जब ये पृथ्वी हिलने लगती है, या फिर बाढ़ का पानी जब देहरी छूने लगता है और खेतों में फसलों को बर्बाद कर देता है, तब लगता है कि ऐसा हम्म। सोचना सही नहीं है। जब बारिश नहीं होती और फसलें सूख जाती हैं, तब भी हम सिर्फ यह नहीं सोचते कि हमको अनाज मिल जाए, इतना काफी है। बिल्कुल किसान नहीं। जो है खेतों में अनाज पैदा करते हैं। आपने जैसे बताया कि आपके घर के पीछे वो मक्का की खेती होती है, तो हाँ। वो मक्का उगाते हैं, वो अपने लिए, अपने परिवार के लिए। छोटी सी जगह है तो वो पड़ोसियों के लिए, पड़ोसियों को हम लोग कुछ सब्जियां दे के आते हैं, पपीते लगते तो वो देकर आते हैं, सहजन की फलियां देकर आते हैं। तो ये एक तरह से हम परोपकार करते हैं। लेकिन क्या हम उस किसान के बारे में सोचते हैं जो हमारे एक बृहत आबादी के लिए फसल उगाता है? वो किसान, उसके लिए क्या सोचते हैं कि आपने कुछ नहीं सोचा। वो तो वर्षा पर हम्म। निर्भर करता है ना। यदि वर्षा नहीं होगी तो वो खेती कैसे करेगा? वो खेती नहीं करेगा तो उसका अनाज कैसे होगा? अनाज नहीं होगा तो फिर आपको कैसे मिलेगा? आपकी थाली में वो कैसे आएगा? तो इस बात की चिंता हमको करनी है। पर्यावरण की चिंता करनी है, इस पृथ्वी की चिंता करनी है। अब एक और मजेदार चीज आपको बता रहा हूं कि भूकंप तो हाँ आपने जी। देख लिया कैसे लोग उठकर भागते हैं, बाढ़ आती है तो कैसे भागते हैं। एक गैस कांड हुआ हाँ। था 1984, 2 दिसंबर की रात को भोपाल में, शायद आपने सुना होगा। भोपाल उस वाला, समय हाँ जी, हाँ जी, एक बिल्कुल फैक्ट्री से बिल्कुल। जहरीली गैस लीक कर दी गई थी, और वहां से वो मिथल आइसोसाइनाइड गैस थी। और आधी अच्छा, रात अच्छा, को yes। लोग उठ उठ कर भागे। वो हम्म। ऐसा कई फैक्ट्रियों में होता है, छोटी मोटी फैक्ट्रियों में होता रहता है। वो भोपाल में जो हमारे गैस। यहाँ भी शरद जी हुआ था, यहाँ पे। अच्छा, यहाँ कहाँ पे पर? भी शुगर फैक्ट्री है। हर गांव में बिरला की अवध शुगर मिल है, वहां भी, यहाँ भी सीरे का जो उनका अच्छा। वो होता है ना, उसके अभी ब्लास्ट हुआ था। रातों रात पूरी टैंक्स फटे थे, पूरा शहर, जो शहर कह लीजिए, कस्बा पूरा डूब गया था, और सालों उसके निशान रहे थे। बीमारियां, महामारी, और लोगों के घरों की नालियों में सालों रिश्ता रहा था वो सीरा जो था। तो ये ओहो। बहुत बड़ा कांड यहाँ भी हो चुका। हजारों मजदूर वहीं पे बिल्कुल उसमें उबल के जल गए थे सारे, और बहुत बड़ा हाँ, कांड हुआ था यहाँ भी। तो ये बिल्कुल बिल्कुल जो आप बात बता रही हैं, और ऐसी कई ये तो बड़ी बड़ी खबरें हैं जो हम तक पहुंच जाती हैं। लेकिन कई ऐसी छोटी खबरें हम्म। होती हैं जो हम तक पहुंच ही नहीं पाती। तो हम हाँ कोशिश जी। करें कि पुनरावृत्ति ना हो इन चीजों की। शैलेश चंद्र प्रवीण जी ने याद दिलाया। हाँ, वो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री की मैं बात कर रहा था। हम जब सोचते हैं कि ये सब क्यों होता है, हालांकि ये इतना आसान नहीं होता। एक षड्यंत्र है जो चुपचाप कहीं न कहीं विश्व में घटित हो चल रहा है। रहा है। हाँ, ये षड्यंत्र है। हम बांधों की जरूरत से ज्यादा ऊंचाई, जंगल और जमीन पर बड़ी बड़ी कंपनियों को जमीन खरीदने के लिए लाइसेंस, नदियों का जल बेचने की अनुमति है। अभी बहुत साल पहले अपराध है यहाँ ये। हमारे दुर्ग जिले में ऐसा हुआ था कि नदी का एक हिस्सा बेच दिया गया था वो मिनरल वाटर बनाने वालों को। बाद में लोगों ने विरोध, उन्होंने मना कर दिया कि इस हिस्से से आप पानी ले सकते, लोग नहा नहीं सकते वहां पर। तो फिर बाद में वो हम्म। लोगों ने कहा कि भाई ये क्या बात है, नदी तो हम लोगों की है। तो फिर उसके बाद वो सब ठीक हुआ। लेकिन ये सब चीजें जो हैं विकास के नाम पर या दोहन के नाम पर हो रही है। तो ये हम सब पृथ्वी पर अत्याचार नहीं कर रहे हैं तो और क्या कर रहे हैं? ये जो अत्याचार है, बिल्कुल इसी वजह अपराध से है शरद जी ये। प्रदूषण फैल रहा है, भोजन और संसाधनों की कमी हो रही है, तरह तरह की बीमारियां फैल रही हैं। ये अभी कोरोना से हम लोग गुजर चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये सब कुछ पृथ्वी के पर्यावरण से जुड़े हैं। एक लीलाधर जगुड़ी की एक कविता है, बड़ी अच्छी, मुझे याद आ रही है, बची हुई पृथ्वी। यानी जो पृथ्वी अब बच गई है, उस पर उन्होंने लिखा है कि आज का दिन इस घाटी में मेरा दूसरा दिन है, और हम्म। एक एक कण की रणगाथा से भरी समुद्र सहित तैरती यह पृथ्वी आती जाती रोशनी का तट है। जमीन की भाषा में जमीन को, और पानी की भाषा में पानी को कुछ कहना कितना मुश्किल। बिल्कुल, अपनी वाह। भाषा वाह। में
अपनी भाषा में मैं अपने को कुछ कह सकूं और यहाँ रह भी सकूं, यह कितना मुश्किल है, यह कितना मुश्किल है। बहुत बढ़िया, इस बहुत धरती को सच हमें बात है ये। रहने के लिए बनाना है, और रहने लायक बनाने के लिए जब भी हम अपने मकान बनाएं या फ्लैट्स बनाएं, या तो उसके आसपास हम देखें कि हम पर्यावरण को कैसे अच्छी तरह से रख सकते हैं और कैसे हम उसे जी सकते हैं, ये हमें सोचना होगा। और जब इतनी बात आई है तो मुझे अपनी एक कविता सुनाने का मोह हो रहा है। इस कविता का बिल्कुल शीर्षक बिल्कुल, यही है, पृथ्वी पर रहने का किराया। वो कभी कभी कहते हैं ना कि जो बात सुनाइए भाषण शरद जी, में ठीक से नहीं समझा सकते, आप उसको कविता में समझा सकते कविता में हैं। बोल तो सकते ये हैं। कविता बड़ी मजेदार है, बड़ी रोचक रोचक कविता है, और इस कविता को सुनते हुए आपको याद आएगा कि हम कौन कौन सी जगह है जहां पर हम जिनके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं। तो सुनिए, जी सुनाइए। ये आश्चर्य की बात नहीं तो और क्या है, ये आश्चर्य की बात नहीं तो और क्या है कि पृथ्वी ने कभी नहीं मांगा मनुष्य से उस पर रहने का किराया। न हम्म, पृथ्वी ने कभी नहीं मांगा मनुष्य से उस पर रहने का किराया, न जीवन की कोई शर्त रही देह में वास करने के लिए, और रश्मियां मुफ्त में आपकी रगों में बहते खून को गर्म करती रही। सूर्य ने वाह, सूर्य ने भूलकर भी नहीं कहा हमसे कि आपको दिए विटामिन डी का बिल इतना इतना हुआ। भाई सूरज से हम विटामिन डी लेते हैं, लेकिन कभी बिल थोड़ी देता है वो। सही बात। गुफाओं की छतों और दीवारों ने आदिम मनुष्य को सुरक्षा प्रदान की, और कभी भी उन पर संपत्ति कर नहीं लगाया। हम हम्म, लोग प्राकृतिक आवास में रहते थे, तो हमको कभी टैक्स हम्म, नहीं देना पड़ा, आज तो टैक्स देना पड़ रहा है। और मनुष्य के तीरों से बिंधकर जान देते रहे पशु। शिकार करता था इंसान, लेकिन हम्म, कभी भी उन्होंने सिक्कों में नहीं आंकी अपने मांस की कीमत। मांस की कीमत, वाह वाह शरद कभी जी, बहुत बढ़िया। सिक्कों में नहीं मांगी आंकी अपने मांस की कीमत। देवताओं से छलकर प्रोमेथ्यूस द्वारा पृथ्वी पर लाई गई थी आग। ये एक ग्रीक माइथोलॉजी की कहानी है कि प्रोमेथ्यूस नाम का एक देवता हुआ था, उसने देवताओं से हम्म, आग छीनी थी और वो पृथ्वी पर लेकर आया था। तब से हमारे यहाँ पर आग आई, कहानी है ये। तो देवताओं से छलकर हाँ हाँ, प्रोमेथ्यूस द्वारा पृथ्वी पर लाई गई थी आग, और जो जंगल और गुफाओं में बारबेक्यू की तरह भूनती रही उन निर्दोष वन्य प्राणियों का मांस। वो जब जंगल वाह, जलते थे, उनमें आग लग जाती थी, तो वो प्राणी भी जल जाते थे। और जो हमारा आदिम मनुष्य था, उन भुने हुए प्राणियों का मांस बड़े स्वाद से खाता था। उसको पहली बार पता चला ना कि भूनने से या आग में डालने आग से कोई बनता चीज है। कैसे पकती है। तो जंगल और गुफाओं में वह आग बारबेक्यू की तरह भूनती रही उन निर्दोष वन्य प्राणियों का मांस, लेकिन आग ने कभी भी हमें भोजन का बिल नहीं थमाया, कभी भी गैस के सिलेंडर की कीमत नहीं मांगी। और वाह, चांद ने कभी भी अंधेरी रातों में रास्ता दिखाने के एवज में गाइड होने का दम नहीं भरा। हम्म, चांद ने कभी भी अंधेरी रातों में रास्ता दिखाने के एवज में गाइड होने का दम नहीं भरा, और किसी भी तीज त्योहार पर उसने दक्षिणा का तकाजा नहीं किया। वाह, हमारे सारे तीज त्योहार चंद्रमा पर होते हैं, एकादशी, बिल्कुल। द्वादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, सब कुछ चांद पर ही होता है। लेकिन करवा चौथ, चांद ने शरद करवा जी करवा चौथ, चौथ, चांद के ऊपर सारे त्योहार आधारित रहे, लेकिन चांद ने कभी भी आपसे दक्षिणा मांगी? बिल्कुल नहीं। किसी भी त्योहार पर उसने दक्षिणा का तकाजा किया। न बादलों ने धरा पर बरसने के मूल्य का दावा किया, न पहाड़ों ने पर्यटन का कोई कर वसूल किया। न बादलों ने धरा पर बरसने के मूल्य का दावा किया, न पहाड़ों ने पर्यटन का कोई कर वसूल किया। हवाएं सरसरा कर समाती रही हमारे फेफड़ों में, और ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत हमें कभी पता नहीं चली। कभी सही में। और हमारा फर्ज बनता है, आप तो किराया दे दें, किराया किसी न किसी अभी तरीके से हम तो अभी अदा अभी करें। अभी जब ये कोरोना फैला था, उस वक्त हमें पता चला कि ऑक्सीजन सिलेंडर कितना महंगा होता है। कीमत लेकिन क्या होती सदियों है। से ये हवा हमें ऑक्सीजन दे रही है फेफड़ों में, लेकिन कभी ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत हमें पता नहीं चली। और जंगल भेजते रहे शुभकामनाओं की तरह ठंडी हवाएं, और हम मुफ्त में वातानुकूलन का आनंद लेते रहे। जंगल भेजते रहे ठंडी हवाएं, और हम मुफ्त में वातानुकूलन का आनंद लेते रहे। और अंतिम पंक्तियां इसकी हैं
कि नदियों ने कभी प्रस्तुत नहीं किया बिजली का बिल, कोयले की खदानों ने इलेक्ट्रिसिटी की कीमत नहीं मांगी, खनिजों ने अपना प्राकृतिक आवास त्याग कर हमारा घर सजाने का शुल्क नहीं मांगा, और समंदर, आसमान और जमीन ने यात्राओं के एवज में कभी हमसे टिकट नहीं मांगा। नींद चुपचाप समा जाती रही हमारी थकी आंखों में, और किसी भी सुबह हमारे मोबाइल पर एक रात की नींद के एसएमएस का चार्ज नहीं आया। किसी भी सुबह हमारे मोबाइल पर एक रात की नींद के चार्ज का एसएमएस नहीं आया। प्रकृति करती रही सब पर समान रूप से कृपा, अपने सहज स्वभाव में भेजती रही भूकंप, सुनामी, दुर्भिक्ष और बाढ़, और मनुष्य को एक उस्ताद की तरह जीने के दांव पेच सिखाती रही। इसी द्वंद्वात्मकता में सांस लेता रहा जीवन, और प्रकृति से लड़कर श्रमिक मनुष्य उसे अपने अनुरूप बनाता रहा। लेकिन ये कैसी विडंबना है। वसुधा जी, विडंबना देखिएगा। ऋचा जी भी आई हैं, इन अंतिम पंक्तियों पर ध्यान दीजिए कि ये कैसी विडंबना है कि पृथ्वी पर रहने वाले इन्हीं मनुष्यों के बीच से कुछ मनुष्य अब मांग रहे हैं आपसे इनकी कीमत। अब पृथ्वी पर रहने वाले इन्हीं मनुष्यों के बीच से कुछ मनुष्य अब मांग रहे हैं आपसे इनकी कीमत। समझ गई ना आप? बिल्कुल, जो जायज है, जो कीमत चुकानी ही होगी हमें। सबकी कीमत हम दे रहे हैं, पानी की कीमत देख रहे हैं, बिजली की कीमत दे रहे हैं, जमीन की कीमत दे रहे हैं। हमने कभी नहीं सोचा कि इस प्रकृति ने जो हमको मुफ्त में दिया था, हमने कभी उसकी परवाह नहीं की, उसकी कीमत नहीं जानी, तो इसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ेगा। तो आज के इस कार्यक्रम के बहाने मैं सबसे अपील करता हूं कि अपने तई आप इस पृथ्वी पर रहने का किराया चुकाएं। इस पृथ्वी ने जो आप पर एहसान किया है, उस एहसान को आप पूरा तो उसको चुका नहीं सकते, लेकिन अपनी तरफ से कुछ कोशिश करें इस पृथ्वी को बचाने की, इस संसार को बचाने की, इस मनुष्यों को बचाने की।